साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानप्रद अकेडमी में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो राजस्थान के वीडियो मॉडल पेपर से संबंधित होने वाली है। तो इसमें वीडियो परीक्षा में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको हल बताया जाएगा। तो आपसे आशा है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो के अंत में आप अपना प्रश्नों का जो स्कोर है वो कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपने कितना स्कोर अचीव किया है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, विश्व भूगोल के संदर्भ में जिब्राल्टर संधि किन दो जल भागों को आपस में जोड़ती है? तो साथियों, जो जिब्राल्टर संधि का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि जिब्राल्टर संधि है जो किन किन दो जल भागों को आपस में जोड़ती है। तो जो जिब्राल्टर संधि है ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को मध्य में जोड़ती है, को आपस में जोड़ती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाद्वीप और उनके सर्वोच्च शिखरों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? नहीं है साथियों, नहीं पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है महाद्वीप और उनके पर्वत शिखरों के संबंध में। तो देखते हैं कि जो माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका में बिल्कुल सही है। माउंट मैकिनले जिसको डेनाली के नाम से जानते हैं उत्तरी अमेरिका में बिल्कुल सही है। एशिया माउंट एलब्रुस जो कि एशिया में, ये गलत हो जाएगा क्योंकि माउंट एलब्रुस है ये एशिया में नहीं, ये कहाँ पे है साथियों? ये यूरोप में। कहाँ पे है? यूरोप में। तो एशिया गलत हो जाएगा। और एशिया की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी साथियों? माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया का माउंट केव कोई कोसी उसको, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के अफवाह तंत्र के संदर्भ में असत्य कथन छाटिए। तो साथियों, हमारे जो भारत का अफवाह तंत्र है इसके संदर्भ में हमें असत्य कथन छाटना है। तो देखते हैं कि नीचे से शुरू करते हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो साथियों ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय नदियां मैदानी भागों में बड़े विसर्प बनाती हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियां कठोर कठोर चट्टानी धरातल पर बहती है, इसलिए वो मैदानी भागों पर बड़े रिवर्स विसर्प नहीं बनाती। क्योंकि ये कैसे भागों में बहती है? मैदानी मैदानी भागों में न बहकर ये कैसे ना भागों में बहती है? प्रायद्वीपीय नदियां कठोर चट्टान भागों पर बहती है, कठोर चट्टानों पर ये बहती है। और हिमालय नदियां बारहमासी होती है, बिल्कुल सही बात है। हिमालय की जो नदियां है वो बारहमासी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि बी ऑप्शन में हमें क्या दिया है कि प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं ये मैदानी भागों में बड़े विसर्प का निर्माण करती है, परंतु जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये कठोर चट्टानी धरातल पर बहती है, इसलिए वो विसर्प नहीं बनाती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मृदा के संबंध में लेटराइट मिट्टी के लिए कौन सा कथन सर्वाधिक उपयोगी है? तो साथियों लेटराइट मृदा के बारे में कथन पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि जो लेटराइट मृदा होती है ये उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन से बनती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि लेटराइट मृदा कैसी होती है? जो उच्च तापमान व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन से बनती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा साथियों? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार किन राज्यों में है? तो साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पूछा गया है, तो इसका जो विस्तार है वो के टी में है। तो साथियों के टी से मतलब कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु से में इसका विस्तार है। किन किन में? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वतमाला की जो चोटियां हैं उनको ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अरावली की जो चोटियां हैं उनको अवरोही क्रम में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको व्यवस्थित करना है। तो हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी दी है। यहाँ पे गुरु शिखर दी है, शेर दी है, दलवाड़ा दी है और जरगा दी है। तो साथियों हम एक बार देख लेते हैं कि जो गुरु शिखर है तो गुरु शिखर की कितनी होती है? गुरु शिखर की ऊंचाई होती है, एक मिनट, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। फिर उसके बाद आ जाता है शेर, क्योंकि इसकी होती है 1597 मीटर। फिर आ जाती है देलवाड़ा क्योंकि इसकी ऊंचाई होती है 1442 मीटर। और उसके बाद आ जाएगी जरगा, क्योंकि जरगा की कितनी हो जाएगी? 1431 मीटर। तो अगर अवरोही क्रम में हमें जमाना है तो हम बढ़ते से घटता देखेंगे तो हो जाएगा गुरु, शेर, देलवाड़ा और जरगा, और ये हमें मिलता है ऑप्शन बी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आपसे आशा है कि आपने चारों जो चोटियां इनकी
ऊंचाई इनकी याद कर ली होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में बी एस एच डब्ल्यू प्रकार की जलवायु किन जिलों में पाई जाती है? तो साथियों बी एस एच डब्ल्यू जो है ये कैसी होती है? ये अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु होती है। कैसी होती है? अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु होती है और राजस्थान के लोनी बेसिन या नागौर के आसपास ये पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाड़मेर, जालोर, जोधपुर और नागौर। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन है सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? तो साथियों जो नौलखा झील है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित हो जाएगी? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है बी। कौन से जिले में स्थित है? बूंदी जिले में ये स्थित है। और अगर पूछ ले जाए कि आपसे कि नवलखा झील तो बूंदी में और नौलखा दरवाजा कहाँ पे? साथियों अगर पूछ लिया जाए कि नवलखा दरवाजा और एक और होता है नवलखा बावड़ी भी पूछ ली जाए आपसे, तो आपको ये तीनों चीजें एकदम कंठस्थ होनी चाहिए कि नौलखा सागर झील कहाँ पे है? बूंदी में स्थित है। नवलखा दरवाजा पूछ लिया जाए तो ये रणथंभौर में स्थित है। कहाँ पे स्थित हो जाएगा? रणथंभौर में स्थित हो जाएगा। और नवलखा बावड़ी पूछ ली जाए तो ये कहाँ पे हो जाएगी? डूंगरपुर में हो जाएगी। रानी प्रीमल देवी ने बनवाई थी। तो आपको ये तीनों प्रश्न बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए कि नवलखा सागर झील बूंदी, नवलखा दरवाजा रणथंभौर और नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के खनिज और उनके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो साथियों असुमेलित युग्म हमें यहाँ पे देखना है। टंगस्टन कहाँ पे मिलता है? साथियों टंगस्टन डेगाना में मिलता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। टंगस्टन कहाँ पे मिलता है? डेगाना में मिलता है। सीसा व जस्ता की जो खाने हैं ये कहाँ पे स्थित है? साथियों ये ब्यावर उदयपुर में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तांबा कहाँ मिलता है? खेतड़ी नीम का थाना में मिलता है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैग्नीज मोरिजा बनोल जयपुर, साथियों ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो मैग्नीज है ये तो मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? मैग्नीज का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्नीज कहाँ पे मिलता है तो मैग्नीज तो लीलवानी बांसवाड़ा में मैग्नीज मिलता है। कहाँ में मिलता है? लीलवानी बांसवाड़ा में मैग्नीज मिलता है। और जो ये मोरिजा बनोल है जो जयपुर में है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है। फिर से याद कर लीजिए। डेगाना नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। जावर की खाने जो उदयपुर में है, सीसा दस्ता के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो कि नीम का थाना झुंझुनू में स्थित है तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और मैग्नीज जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज जो कि मैग्नीज बांसवाड़ा में स्थित है, जो कि लीलवानी बांसवाड़ा में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। और जो मोरिजा बनोल है जो जयपुर में, ये लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो साथियों आदिवासियों द्वारा की जाने वाली जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको राजस्थान के जो दक्षिणी भाग में होती है उसको क्या कहते हैं? तो साथियों उसको कहा जाता है क्या? ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको वालरा कहा जाता है क्योंकि जो दक्षिणी राजस्थान में भील व गरासिया जो आदिवासी है उनके द्वारा जो वनों को जलाकर जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको वालरा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोम, अम्बा, कमला सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जो कि ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो साथियों से सोम, अम्बा, कमला परियोजना है ये कहाँ से प्रसिद्ध है? ये डूंगरपुर जिले की एक प्रमुख परियोजना है। कहाँ की? ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डूंगरपुर जिले की एक मुख्य परियोजना है। और पूछ ले जाए कि किस नदी पर स्थित है? तो साथियों ये सोम नदी पर स्थित है। किस पर हो जाएगी? सोम नदी पर ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोनाडी, मालपुरी और मगरा निम्नलिखित में से किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं? तो साथियों सोनाडी, मालपुरी और मगरा अगर ये तीनों आपसे कहीं भी प्रश्न में पूछ लिया जाए तो ये सोनाडी, मालपुरी और मगरा और भी मैं आपको एक दो नाम बता देता हूँ। सोनाडी, मालपुरी, मगरा के अलावा गूगल आपसे पूछ लिया जाए या फिर चोकला आपसे पूछ लिया जाए या चनोथर जिसको सोनाडी ही कहा जाता है इसका अन्य नाम है। अगर ये सभी आपसे पूछ ले जाए तो ये साथियों किसकी नस्लें होती हैं? तो ये भेड़ की नस्लें होती हैं। किसकी होती है? भेड़ की नस्लें होती हैं। इनको अच्छे से माइंड में फिक्स कर लीजिए। सोनाडी, मालपुरी, मगरा, पूगल, चोकल और चनोथर जिसको सोनाडी कहते हैं। तो ये किसकी प्रमुख नस्लें हैं? ये भेड़ों की प्रमुख नस्लें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले क्रम में से कौन कौन से हैं? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक लिंगानुपात था आपको पता है किस जिले का था?
डूंगरपुर का था और न्यूनतम धौलपुर का था। तो ऑप्शन है बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छे से इसको याद कर लीजिए, सर्वाधिक लिंगानुपात तो डूंगरपुर और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर। और अगर बात करें अंकों में, तो जो डूंगरपुर का जो सर्वाधिक था ये था 994। कितना था? 994 था जो कि सर्वाधिक था। और न्यूनतम कितना था धौलपुर का, जो कि कितना था? 846 था। तो डूंगरपुर का कितना हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक था 994, और धौलपुर का जो कि न्यूनतम था ये कितना हो जाएगा? 846। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो साथियों, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को हुआ। लोहागढ़ पूछ लिया जाए कि कहां पर इसका उद्घाटन हुआ, तो लोहागढ़ फोर्ट में हुआ। कहां पे हुआ? लोहागढ़ फोर्ट में हुआ, जो कि कहां पे स्थित है? भरतपुर में स्थित है। और उद्घाटनकर्ता कौन थे साथियों? तो उद्घाटनकर्ता कौन थे? एन.वी. गाडगिल थे। कौन थे? एन.वी. गाडगिल थे। और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 4 रियासतों को मिलाकर इसका जो निर्माण किया गया था। तो इसके प्रधानमंत्री हमसे यहाँ पे पूछे हैं कौन थे, तो मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री थे वो थे शोभाराम कुमावत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐतिहासिक गिंगोली का युद्ध कौन सा साथियों? गिंगोली का युद्ध जो कि 1807 में हुआ था, कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर किन दो रियासतों के मध्य लड़ा गया था? तो साथियों, मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कृष्णा कुमारी विवाद को। तो कृष्णा कुमारी कौन थी? ये मेवाड़ की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? मेवाड़ की राजकुमारी थी। और इनका जो विवाह था इसको लेकर जयपुर के कौन? जगत सिंह जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के मान सिंह के बीच 1807 में, कब? 1807 में पर्वत सर के पास। कहां पे साथियों? पर्वत सर के पास गिंगोली का युद्ध हुआ था। तो अब आपको पता लग गया होगा कि जो गिंगोली का युद्ध है किन दो रियासतों के मध्य हुआ था? मेवाड़ और मारवाड़ के, जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन ए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन ये राजकुमारी कहाँ की थी? ये राजकुमारी मेवाड़ की थी। कौन? कृष्णा कुमारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जोधपुर और जयपुर के रियासत के मध्य इनको लेकर युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वंश भास्कर और वीर सतसई के रचयिता सूर्यमल मिश्रण किस दरबार की कवि, किस रियासत के दरबारी कवि थे? तो साथियों, प्रश्न आ जाए वंश भास्कर और वीर सई किसकी रचनाएं हैं, तो ये साथियों सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं। किनकी रचनाएं? सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि वंश भास्कर और वीर सतसई, तो सूर्यमल मिश्रण आ जाएगा। लेकिन ये किस रियासत के दरबारी कवि थे, ये प्रश्न अच्छा है। तो किस रियासत के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण? तो साथियों, ये बूंदी रियासत के दरबारी कवि थे। कहाँ के? बूंदी रियासत के दरबारी कवि थे। और उस समय शासक पूछ लिया जाए तो राव राम सिंह उस समय वहां के बूंदी के शासक थे। कौन? राव राम सिंह बूंदी के शासक थे। तो ये कहाँ के हो जाएंगे? सूर्यमल मिश्रण बूंदी के दरबारी कवि थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा दुर्ग चिल्ल का टीला के नामक पहाड़ी पर स्थित है, जो अपने तोप ढालने के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, बिल्कुल आसान प्रश्न हो जाएगा। जयपुर स्थित है। ऑप्शन सी जयगढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है जिसका नाम क्या है साथियों? जयबान तोप है। ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। तो ये कहां पर स्थित है? ये जयगढ़ किले में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयगढ़ किले में स्थित है। जब ये प्रथम बार चलाई गई थी तो इसका जो तोप का गोला है वो 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था। ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, कितने किलोमीटर दूर जाकर गिरा था? 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था। और जिस स्थान पर गिरा था वहां एक गड्ढा बन गया था, और वो गड्ढा आज गोगेलाव तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। गोगेलाव तालाब के नाम से ये प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किसान आंदोलनों में ट्रेंच कमीशन का गठन किस आंदोलन की जांच के लिए किया गया था? तो साथियों, जो ट्रेंच कमीशन है इसका जो गठन किया गया था, ये किया गया था। ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि बिजोलिया में नहीं था। ये था ऑप्शन बी, बेंगू किसान आंदोलन के लिए किया गया था। क्योंकि जो बेंगू, जो कि कहाँ पे स्थित है साथियों? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो यहाँ का जो किसान आंदोलन की जांच के लिए मेवाड़ सरकार द्वारा ट्रेंच कमीशन का गठन किया गया था, जिसके आदेश वरी रूपा जी और कृपा जी यहाँ पर शहीद हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फायरे फायरे राजस्थान की किस जनजाति का प्रसिद्ध रणघोष है? तो साथियों, ये फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भील जनजाति का ये रणघोष है, जो विपत्ति या युद्ध के समय ढोल बजाकर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भाषाविद जॉर्ज एब्राहिम गियर्सन ने अपनी पुस्तक राजस्थानी बोली को भीलों की बोली कहा है। तो साथियों, भाषाविद कौन? जॉर्ज एब्राहिम गियर्सन ने अपनी किस पुस्तक में राजस्थानी भाषा को की जो बोली है इसको भीलों की बोली कहा है? तो किस बोली को कहा है साथियों? बोली हमसे पूछी गई है। एक बार फिर से इस प्रश्न को दोबारा से समझते हैं। भाषाविद जॉर्ज एब्राहिम गियर्सन ने अपनी पुस्तक में राजस्थान की किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो साथियों, यहाँ पे बोली पूछी हमसे, कौन सी बोली हो जाएगी? तो साथियों, भीलों की बोली की संज्ञा किस बोली को दी है? ऑप्शन है ए बी सी डी, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन है सी, बागड़ी बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है। चलिए अगला प्रश्न है, और ये कहा किस क्षेत्र में बोली जाती है जो बागड़ी बोली है? ये डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ, जिसको श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के नाम से जानते हैं, किसके शासनकाल में चित्रित हुआ था? तो साथियों, ये जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, ये किसके शासनकाल में चित्रित हुआ था? तो साथियों, ये रावल तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित हुआ था। ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो रावल तेज सिंह के काल में, और ये पूछ ले जाएगी किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो साथियों, ये रावल तेज सिंह के शासन काल में कमल चंद्र के द्वारा चित्रित किया गया था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण चूप शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? अच्छा प्रश्न है साथियों, इसको चूप या चूम के नाम से इसको जानते हैं। तो साथियों, ये जो आभूषण है ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, और कहाँ पे पहना जाता है? ये दांत में पहना जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर पहना जाता है? दांत में पहना जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चौप आभूषण कहाँ पहना जाता है साथियों, तो चौप जो आभूषण है साथियों, ये कहाँ पे पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। तो दो हो गए, एक तो चूप हो गया और एक चौप हो गया। तो चूप तो दांतों में पहना जाता है साथियों, और चौप कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों के देवता और प्लेग रक्षक के रूप में जानते हैं? तो साथियों, जहां पे ऊंटों के देवता आ गए, प्लेग रक्षक आ गए, तो आपको पता होना चाहिए कि किनको जानते हैं। ऑप्शन है सी, बाबू जी को ही इनको ऊंटों के रक्षक के रूप में, ऊंटों के देवता के रूप में जानते हैं, क्योंकि बाबू जी को ही राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय जाता है। और रैबारी और जो रायका जाति के जो लोग होते हैं, ये किसको आराध्य मानते हैं? ये प्रश्न भी आ जाता है। तो ये बाबू जी को अपना आराध्य मानते हैं, और इनको प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे और भी डीप प्रश्न, अच्छा प्रश्न पूछ ले जाए कि लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है साथियों, तो लक्ष्मण का जो अवतार है वो बाबू जी को माना जाता है। ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लक्ष्मण का अवतार भी इनको ही माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, जिन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है? साथियों देखो, दो अच्छे प्रश्न हो गए। एक तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन से? निरंजनी, और कलयुग का वाल्मीकि, दोनों किसको कहा जाता है? एक ही व्यक्ति को कहा जाता है। तो कौन हो जाएंगे? तो कलयुग का वाल्मीकि और निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक है, इनको कहा जाता है संत हरिदास। ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर इनका मूल नाम आपसे पूछ लिया जाए कि संत हरिदास का मूल नाम क्या हो जाएगा, तो इनका मूल नाम हो जाएगा हरि सिंह सांखला, इनका मूल नाम हो जाएगा। इनको कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी की जो कला, जो उस्ता कला कहलाती है, इस कला के किस प्रसिद्ध कलाकार को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो साथियों, ऊंट की जो उस्ता कला होती है, इस पर, ये ऊंट के ऊपर की जाती है। तो इसके जो विश्व विख्यात कलाकार है, वो अभी वर्तमान में तो वो उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन किसको किसको मिला था पद्म श्री? तो साथियों, इमामुद्दीन उस्ता को मिला था। किसको मिला था? इमामुद्दीन उस्ता को मिला था। और आपसे पूछ ले जाए कि कब मिला था, तो 1986 में मिला था। किनको? इमामुद्दीन उस्ता को, उस्ता कला के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है? तो साथियों, किस आर्टिकल में किया गया है पंचायतों की शक्ति और अधिकारों का और उत्तरदायित्व का वर्णन? तो ये किया गया है। ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन है सी, 243 जी में किया गया है। और अगर आपसे संविधान का भाग पूछ ले जाए, तो भाग कौन सा हो जाएगा? 9, भाग 9 के आर्टिकल 243 6 या 243 जी में पंचायतों की शक्तियों और अधिकारों, जो कि कितने विषय सम्मिलित हैं? 29 विषय सम्मिलित हैं। इसके कितने? 29 विषय सम्मिलित का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो साथ ही जो राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन है, इसका जो वो गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टिकल 243 आई के द्वारा राजस्थान वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति कुल कितने सदस्य होने चाहिए? तो साथियों, जो ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति में कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए, कितना भाग होना चाहिए? तो साथियों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/10 भाग अवश्य होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो साथियों, हमसे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के स्टेट इलेक्शन कमीशन के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे अमर सिंह राठौड़। कब और कब बने थे ये? तो 1994 में बने थे। कब? 1994 में अमर सिंह राठौड़ इसके प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत स्तर पर पदेन सचिव की भूमिका कौन निभाता है? तो साथियों, आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में इसका नाम क्या है, ग्राम विकास अधिकारी है। पूर्व में जो सचिव भी कहा जाता था, तो पदेन सचिव की भूमिका कौन निभाता है? ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ निभाता है, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पर जो सरकारी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कौन होता है? बीडीओ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल इरेजर है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि कुछ पेन इरेजर है और कोई पेन इरेजर नहीं है। तो साथियों, इसमें पेन और इरेजर में कोई सीधा संबंध तो दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे में कुछ पेन इरेजर है और कोई पेन इरेजर नहीं है में से कोई भी एक बात सत्य हो सकती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, या तो 1 अनुसरण करता है या 2 अनुसरण करता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 135 डिग्री वामावर्त और 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तब उसका मुंह किस दिशा में? तो साथियों, उत्तर दिशा में वो खड़ा है, उत्तर में 0 डिग्री, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। कितना? 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। 225 डिग्री का कोण बन जाएगा। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। कैसा घूमता है? 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो वह कहाँ पहुंच जाएगा? उत्तर पश्चिम पहुंच जाएगा और 315 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा साथियों? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम की तरफ उसका मुंह रहेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में रोज को टी क्यू यू जी लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लिली को क्या लिखा जाएगा? तो साथियों, रोज को तो ये क्या लिख रहे हैं, 1 मिनट, रोज को ये लिख रहे हैं टी क्यू यू और जी। तो साथियों, आपको पता है आर में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? टी, पी क्यू आर एस और टी। ओ में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू। एस में 2 जोड़ेंगे तो यू आ जाएगा, और ई में जो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम लिली को देखेंगे, तो लिली में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? के आ जाएगा एल में। आई में जो जोड़ेंगे तो 1 मिनट दोबारा से देख लेते हैं इसको। इसमें सभी में 2 जोड़ रहा है, अब हमें एल आई एल वाई को देखना है। एल आई एल वाई, तो एल में 2 जोड़ेंगे प्लस में तो क्या आएगा? एन आएगा। आई में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। एल में 2 जोड़ेंगे तो फिर से एन आ जाएगा, और वाई में 2 जोड़ेंगे तो जेड प्लस, जेड के बाद क्या आता है? ए आ जाएगा, तो जेड। तो एन के एन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एन के एन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो डी का ए से क्या संबंध है? तो साथियों, ए और बी भाई हैं। कौन है? ए, 1 मिनट, ए और बी क्या है? ये भाई हैं। और इनकी माता कौन हो जाएगी साथियों? इनकी माता कौन हो जाएगी? सी इनकी माता हो जाएगी, क्योंकि जब ए और बी भाई है तो बी की माता भी कौन होगी? सी होगी। तो डी सी का पिता है, तो इनके पिता कौन हो जाएंगे? डी इनके पिता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। तो ई बी का पुत्र है, तो डी और ए का क्या संबंध है साथियों? तो डी माता और सी क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। यहाँ तक तो हमारी स्थिति क्लियर हो गई। और
डी ए और बी का क्या हो जाएगा साथियों, डी सी का पिता है। साथियों सी का पिता कौन है, डी है, तो डी इनका क्या लगेगा साथियों, ए और बी का। माता का पिता क्या लगता है, नाना लगता है, तो डी क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। तो हमसे प्रश्न में पूछा है कि डी से ए का क्या संबंध है, तो साथियों डी से ए का संबंध तो साथियों नाना का होगा, क्योंकि माता का पिता क्या लगता है, नाना लगता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो साथियों 3, 7, 15, 31 और 63 दिया गया है। तो देखते हैं, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 इंटू 2 कर लेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 7, 7 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 15, 15 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 31 और 31 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 63 और 63 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 127। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 127 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वागीश शब्द का संधि विच्छेद और संधि का नाम निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो साथियों वागीश का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईस हो जाएगा। तो वाक प्लस ईस कौन से में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, और व्यंजन संधि इसमें बिल्कुल हो जाएगी, तो वो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, तो साथियों मैं आपको बता दूं, यथा, तथा, सदा, से, आ, वी, अनु, यावत, नी आदि आपको उपसर्ग अगर किसी में मिल रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि वहां पे अवयवी समास, अवयवी भाव समास हो जाएगा। तो यहाँ पे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो अवयवी भाव समास इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद क्या है, अव्यय है, तो यहाँ पे अवयवी भाव समास हो जाएगा। किसी विकल्प निम्नलिखित विकल्प में पूर्ण शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, तो साथियों पूर्ण शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको यहाँ पे छांटना है। तो देखते हैं, आशीर्वाद को साथियों किस प्रकार लिखा जाता है, आशीर्वाद को साथियों इस प्रकार लिखा जाता है, आ, सी की मात्रा में ई की मात्रा, स में ई की मात्रा बड़ी आएगी, फिर वा लिखेंगे, फिर द लिखेंगे, तो साथियों आशीर्वाद, तो इसका जो शुद्ध संधि शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, जो हो जाएगी आशीर्वाद। और अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, आशी विसर्ग प्लस वाद अर्थात आशीर्वाद। का ऑप्शन है सी इस वर्षन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, साथियों तो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, हमसे पूछा गया है। तो साथियों कामदेव का पर्यायवाची जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी सचीपति, क्योंकि मनोज, मनमथ और रतिपति क्या है, ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। और जो नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, सचीपति हो जाएगा, क्योंकि जो सचीपति है ये किसका पर्यायवाची होता है, ये भगवान इंद्र का पर्यायवाची होता है। किनका, इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, सचीपति होता है। लेकिन मनोज, मनमथ और अनंग किसके होते हैं, कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थावर का विलोम शब्द हमसे पूछा है, तो साथियों स्थावर यानी क्या होता है, स्थिर रहने वाला। तो जो स्थिर नहीं रहे, अस्थिर रहे, उसको क्या कहते हैं, जंगम, जो कि चलने फिरने वाला। तो स्थावर का जो उचित विलोम हो जाएगा जंगर हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस। देखते हैं क्या है वाक्य, बाय द टाइम ही अराइव्ड द मैच। तो साथियों जैसे ही वह वहां पर पहुंचा था तो क्या हुआ था, मैच। तो साथियों पास्ट टेंस में जब दो कार्य होते हैं, क्योंकि ईडी लग गया पास्ट टेंस में, और दूसरा भी जब पास्ट टेंस में कार्य हो रहा है क्योंकि मैच तो समाप्त हो चुका है, तो पहले किए हुए पूर्ण कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो उसके पहुंचने से पहले क्या मैच खत्म हो चुका था, तो दोनों ही टेंस किस में हो गए, पास्ट टेंस में हो गए। तो पहले हुए पूर्ण कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट हेड प्लस थ्री वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो बाय द टाइम ही अराइव्ड, तो वो पहले आएगा या पहले मैच खत्म हुआ था, तो पहले तो मैच खत्म हुआ था, तो पहले मैच खत्म हुआ तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें किसमें मिल रही है, हेड फिनिश्ड में मिल रही है। तो ऑप्शन है बी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि साथियों अच्छे से समझ लीजिए, जब भी कोई पास्ट टेंस में कोई भी दो कार्य होते हैं, कैसे पास्ट टेंस में, क्योंकि जैसे ही वो वहां पे पहुंचा था मैच तो खत्म हो चुका था, तो वो पहुंचा उससे पहले मैच खत्म हो गए, तो दोनों किस्म हो गए, पास्ट टेंस हो गए। तो पहले जो कार्य पूर्ण हुआ है ना, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर दे आर बिल्डिंग ए न्यू हॉस्पिटल। तो साथियों हमें दे आर बिल्डिंग ए न्यू हॉस्पिटल का पैसिव वॉइस बनाना है। तो साथियों प्रेजेंट कंटिन्यूअस आर बिल्डिंग का पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या बन जाएगा? ए न्यू हॉस्पिटल इज बीइंग बिल्ट बाय देम। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म के अनुसार ए न्यू हॉस्पिटल इज बीइंग बिल्ट बाय देम, क्योंकि दे को किसमें बदल देंगे? देम में बदल देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग शी सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। इसको किस में बदलना है? इनडायरेक्ट में बदलना है। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इस बीच में जो प्रेजेंट परफेक्ट है हैव पास्ड को पास्ट परफेक्ट हैड पास्ट में बदला जाता है कि इसमें क्या दिया है?